हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी के पेपर का एक मॉडल आपको दे रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन पेपर का मॉडल किस तरह का रहने वाला है, थोड़ा सा आइडिया आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। कक्षा 11 हिंदी का जो पहला प्रश्न आने वाला है वो खंड का से अपठितांश बोध आने वाला है। अपठितांश मतलब होता है जो आपने पहले ना पढ़ा हो, ऐसा कुछ नया आपके लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में एक गद्यांश होगा, उसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो मान लीजिए उसमें 4 प्रश्न आपके गद्यांश में होंगे, तो आपके 2 नंबर के होंगे, तो 8 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न, गद्यांश को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। तो इस प्रकार का गद्यांश आपके सामने, ये गद्यांश आ रहा है। इस प्रकार से ये गद्यांश होगा, कुछ आपको उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके सामने जैसे प्रश्न है कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो लेखक ने जो आज की जो यूरोप की व्यावसायिक संस्कृति का प्रभाव हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसी व्यावसायिक संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप से दूर होती जा रही है और मानसिक क्षितिज पर क्रियाशील भी नहीं रह गई है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अब इसमें सेकंड वाला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे। तो प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे। गुरु शिष्य को पुत्र की तरह प्रेम करता था और शिष्य गुरु को परमेश्वर साक्षात भगवान का रूप मानता था। गुरु शिष्य को निःशुल्क विद्या प्रदान करता था और शिष्य गुरु की सेवा करके स्वयं को धन्य मानता था। तो शिक्षा और विद्या के इस आदान प्रदान में धन या पैसा अनुपस्थित था। अब इसी में प्रश्न आता है कि गुरु शिष्य संबंध में आज क्या परिवर्तन आ गया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि गुरु शिष्य संबंधों में आज भारी परिवर्तन आ चुका है। गुरु आज वेतनभोगी हो गए हैं और विद्या पैसे की वस्तु बन गई है। शिक्षा भी मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं रही। अब शिक्षा जो है जीविका उपार्जन का एक साधन बन गई है। तो ऊंचे दर्जे के विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए योग्यता की नहीं, पैसे की जरूरत होती है। अब गुरु शिष्य संबंध में यह परिवर्तन किसके प्रभाव से आया है। तो ये आया है परिवर्तन जो यूरोप की व्यावसायिक संस्कृति हमारे देश में आ गई है, उसके प्रभाव स्वरूप आया है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो हो सकता है आपके पास एक निबंध लिखने के लिए आ जाए। तो निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। तो आपको टॉपिक दिए होंगे, 3-4 टॉपिक वहां पर दिए होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसा कि आपको यहाँ 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप देखिए पहला टॉपिक हमारा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में लिखना है, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे के हित के समान धर्म नहीं है भाई, मतलब दूसरे का परोपकार करना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए। और फिर आता है भ्रष्टाचार की समस्या। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना होगा। जो आपका जो थर्ड प्रश्न होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा, वो आपका पत्र वगैरह लिखने को होगा, शिकायती पत्र हो सकता है। तो एक पत्र आपका यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर आपके 2 पत्र आपके सामने दे रखे हैं। पहला है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को दिव्या की ओर से एक पत्र लिखिए, मतलब आपका नाम दिव्या है और आपको एक पत्र लिखना है समाचार पत्र के लिए, जिसमें सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया हो, ऐसा एक पत्र लिखना है। अथवा यानी कि आपको ये वाला नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर लीजिए कि मुख्य सचिव देहरादून की ओर से आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को एक अनुस्मारक पत्र लिखिए, जिसमें गांव वासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना न दिए जाने का उल्लेख किया गया हो। तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया
जो है दैनिक समाचार पत्र के लिए, तो इसको आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आप लिख दोगे सेवा में, ठीक है। उसके बाद आप संपादक, संपादक हो जाएगा। और आप जोन सा भी अखबार होगा, आप अमर उजाला लिख सकते हो, दैनिक जागरण लिख सकते हो, कोई सा भी अखबार जिसका नाम आपको याद होगा, और आप देहरादून आप उसको लिख सकते हो। और तब आप पत्र लिखना प्रारंभ कर देंगे और विषय लिख देंगे उसका, सरकारी कार्यालयों में बढ़ते जो है भ्रष्टाचार के संदर्भ में। तो इस तरह से आपको पत्र लिखने का अभ्यास करना है। मैं इस वीडियो में केवल आपको प्रश्न बता रहा हूं कि इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, और आप इनको तैयार कर लीजिए। और क्योंकि समय कम है तो मैं पूरा इसका हल अभी नहीं करने वाला हूं। अब प्रश्न संख्या 4 में किस प्रकार का प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहां पर क्या है, संपादकीय किसे कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, रेडियो किस प्रकार का संचार का माध्यम है, और अथवा, अथवा करके मोबाइल एक समस्या अनेक विषय पे आपको एक आलेख लिखना है। तो या तो इन प्रश्नों में से जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं इनमें से केवल 2 आपको करने हैं, एक 2 नंबर का है, एक 3 नंबर का है, और या फिर आप इसको आप कर लीजिए पूरा 5 नंबर का है, ये पूरे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें प्रश्न आता है कि संपादकीय किसे कहते हो, संपादकीय का अर्थ क्या है। संपादकीय समाचार पत्र का जो संपादक होता है ना, तो समाचार पत्र के संपादक के विचार होते हैं संपादकीय। तो प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक किसी न किसी ज्वलंत या कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता है। तो संपादकीय लेख समाचार पत्र के संपादक की सोच और विचारधारा के साथ साथ समाचार पत्र की नीति को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो संपादकीय के लिए संपादक स्वयं उत्तरदायी होता है, इसलिए संपादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तेजना से बचे और वह विषयों पर संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आपका ये प्रश्न आता है कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है। आपने देखा होगा टीवी में कभी कभी आता है ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला, मतलब टीवी पे दिखाया जाने वाला किसी अति महत्वपूर्ण और आकस्मिक रूप से घटित ताजा घटना से संबंधित समाचार होता है। इसका पूर्ण विवरण समाचार वाचक के पास उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ वो इसमें समाचार प्रस्तुत करने वाला घटनाओं को केवल परिचय के रूप में प्रस्तुत करता है, विस्तृत रूप में उसके पास नहीं होता। तो इस तरह से आप लिख सकते। फिर इसी में आ जाता है कि रेडियो किस प्रकार का संचार का माध्यम है। तो रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला, मतलब देखने वाला नहीं होता ना, देखने वाला तो होता दृश्य, और देखने और सुनने दोनों का होता दृश्य श्रव्य। तो ये देखने श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है, श्रव्य, श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम है ये। और इसमें ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहां रेडियो उसे ग्रहण करके पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके ध्वनि को श्रोता तक, सुनने वाले तक पहुंचा देता है। अब मोबाइल तो सबके पास है, और आजकल आप देख भी रहे हैं कि मोबाइल से समस्याएं हो गई, अनेक समस्याएं होती हैं। मोबाइल में घुसा रहता आदमी, मोबाइल में ही कोई आदमी उसके पास बैठ भी गया, कोई रिश्तेदार भी आ गया तो बात नहीं करेगा, मोबाइल में लगा रहेगा। मोबाइल के बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो इसके बारे में एक आलेख आप लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 इसमें आपके किताब जो है आरोह, उससे ये आएगा। तो इसमें क्या है, काव्यांश मतलब कविता का अंश। ये कविता, इसमें 2 कविताएं आपको दी होंगी, उसमें से किसी एक कविता को पढ़ के आपको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे ये है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब इसके नीचे प्रश्न है, कहाँ तो तय था काव्यांश में गजलकार ने किस तय की ओर संकेत किया है। तो ये कविता आपने पढ़ी होगी, आरोह के काव्यखंड से कविता है, ये गजल है, और तो इसको आपने पढ़ा होगा। उसके आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश में किस स्थिति का वर्णन किया गया है। तीसरा है, गजलकार का कौन सा दृष्टिकोण यहाँ व्यक्त हुआ है।
इसी प्रकार दूसरी एक कविता खा में दी होगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो दो कविताएं यहां पर दी हुई हैं आपके काव्यखंड से। दोनों में से जो आपको आए उसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें दूसरो ना कोई के माध्यम से मीरा क्या कहना चाहती है। तो मीरा ये कहना चाहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। तो ये तो कविता आपने पढ़ी होगी, मीराबाई जी की कविता है। तो उसके आधार पे आपको कविता के आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया है, उनको उन्होंने अपना पति मान लिया है ना। फिर आता है मीरा ने कौन सा घृत काढ़ लिया है। तो ये आपको कविता आपने पढ़ी होगी, उसके आधार पे ही उत्तर देने हैं। फिर जो छठा प्रश्न आता है उसमें है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी एक काव्यांश है, कविता का 4 लाइन दी हुई है, इनको आपको पढ़ना है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर में खोता कहाँ हूँ। तो इस कविता को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि के भाव पक्ष को समझाइए, यहाँ पर भाव पक्ष आपको समझाना है। फिर यहाँ पर है काव्यांश की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। तो ये भाषा शैली आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है। तो अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप बता पाऊंगा। आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो प्रश्न संख्या 7 है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनमें से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने हैं। 3 प्रश्न दिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभावों का वरदान मांगती है, क्यों। तो मैंने इन काव्य खंड के प्रश्नोत्तर जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपकी कुछ तैयारी उससे हो जाएगी। अब इसमें सेकंड जो प्रश्न है वो है कबीर के मतानुसार सभी लोग एक ही जाति के कैसे हैं। तो कबीर के मता अनुसार जो है सभी लोगों की को एक ही जाति है, क्योंकि उन सभी को एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है, तो इसलिए सभी की एक ही जाति है। अब इसमें गा वाला प्रश्न आता है कि साए में धूप, ये जो है साए में धूप एक गजल है, इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है, मतलब मुख्य विषय क्या है इसका। तो साए में धूप का प्रतिपाद्य विषय है समाज को क्रांति के लिए प्रेरित करना, उपेक्षित भाग्यवादी निष्क्रिय लोगों में विकास और जागरण की कामना उत्पन्न करना। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक व्यवस्था से जो कामनाएं आम जनता ने की थी वो सब अधूरी रह गई। घोर निराशा ने लोगों को घेर लिया था। कवि जो है इस तरह की स्थिति को अच्छी तरह समझ चुका था और वो चाहता था कि जो है हमारे देश की जनता जो घोर निराशा में डूबी हुई है वो कुछ करे, आगे बढ़े और अब परिवर्तन लाए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब तक लोग नहीं जागते वह अधिकारों के लिए, सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहेगा। तो ये इस तरह से आप कुछ इसमें लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 आपको आएगा। अभी तक तो हमने कविता पढ़ी, अब आ जाएगा कोई पाठ आपके गद्य खंड से, कोई पाठ का अंश आ जाएगा, उसको पढ़ के 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। जैसे कि आपके पास ये आगे यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, उसने लिखा था आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन का पेड़। तो जामुन का पेड़ एक पाठ है, तो उस पे ये उससे ये लिया गया है गद्यांश। इस पे आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो गद्यांश में से प्रश्नों को छांट करके, उत्तरों को छांट करके आपको लिखना है और इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, करना सबको है, पूरा पेपर आपको हल करना है। तो हॉर्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, उसने क्या जवाब दिया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा आता है, इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अब खा में इसमें दूसरा गद्यांश आ जाता है। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल ने उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब ना बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ, मेरी तरफ देखने लग जाते। तो याद कीजिए कौन से पाठ से ये है, तो ये आप ही के गद्य खंड में जो है नेहरू जी का लिखा हुआ पाठ है, भारत माता वाला, तो वहां से ये लिया गया है। इसमें भी दो प्रश्न आपको दिए गए हैं। नेहरू जी किसानों से अक्सर क्या प्रश्न पूछते थे, इसी में गद्यांश में ये उत्तर है, अभी पढ़ा हमने, और क्यों पूछते थे। दूसरा है, एक जाट किसान ने भारत माता का अर्थ क्या बतलाया, इसी में आपको मिलेगा, गद्यांश में ढूंढ करके आपको लिखने हैं। अब जो प्रश्न संख्या 9 है वो आपके गद्य खंड से, आरोह पुस्तक के गद्य खंड से ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और उनके आपको उत्तर देने हैं 2 प्रश्नों के। तो ये सारे प्रश्न जो इसमें दे रखे हैं वो मेरे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है गद्य खंड का, उसको आप देखिएगा, उसमें इन सारे प्रश्नों के सरल भाषा में उत्तर हैं, आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएंगे। तो आपके ये प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न है कि वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाने के पीछे के तर्क की समीक्षा कीजिए, ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, और नमक का दारोगा कहानी का क्या उद्देश्य है। फिर आपका जो 10वां प्रश्न है वो आपके वितान एक किताब है, वितान हिंदी में याद होगा आपको, वितान एक किताब है, उससे ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मरुभूमि में वर्षा जल को कैसे मापते हैं, ठीक है। तातुस लेखिका के घर आने पर क्यों खुश हो जाते थे, आलो अंधारी में लेखिका क्या संदेश देती है, वर्षा न होने पर कुएं में पानी कहाँ से आ जाता है, भारत की मुख्य विशेषता क्या है और उसमें कलाओं का की क्या भूमिका है। तो ये सारे प्रश्न के लिए वितान का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वितान का वीडियो अलग से बनाया है, चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देखिए और इन प्रश्नों को याद कीजिए। अब आपका जो 11वां प्रश्न होगा वो 11वां प्रश्न होगा आपकी, एक पुस्तक है संस्कृत प्रबोधनी, संस्कृत की एक पुस्तक है और इसके सारे, इस किताब के सारे पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो इस पुस्तक से ये 11वां प्रश्न है। इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, संस्कृत का गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इस पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पाठ आपने पढ़ा होगा कि ये पाठ जो है भारतीय संस्कृति से संबंधित पाठ है। तो इसमें प्रयाण आरंभ समय श्री हर्षायोद्धान उद्देश्य उक्तवान, प्रयाण के आरंभ के समय श्री हर्ष ने योद्धाओं को कहा कि भो भट्टा हेतस्य नौकया विविधा भारतीय धर्म ग्रंथा संति, इस नाव में बहुत से विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, अनेकानि ऐतिहासिक वस्तुनि च संति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, एतानि भारतीय संस्कृति प्रतीकानि, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, अमूल्यानि च, और अमूल्य हैं, अतः एतेषां ग्रंथानाम, अतः इन ग्रंथों वस्तुनाम वस्तुओं रक्षणम भवताम कर्तव्यमिति, इनका वस्तुओं का, इन ग्रंथों का रक्षण करना आपका कर्तव्य होना चाहिए, आपका कर्तव्य है। तथा सर्वे नौकायाम उपविष्टवंता, उसके बाद सभी नौका में बैठ गए, नाव में बैठ गए, नाविका नौका चालितवंता, नाविक ने नाव चला दी, अनेकानि दिनानि पर्यंतम, अनेक दिनों तक, ते सुखेन प्रयाणम कृतवंता, वे सुख से नाव में यात्रा करते रहे, एकस्मिन् दिने
ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवन्ता। एक दिन क्या हुआ, अचानक उन्होंने समुद्र में उत्पन्न तूफान, तूफान जानते हो, बहुत तेज हवा चलने लगती है, तूफान, समुद्री तूफान के प्रभाव को अनुभव किया। नौका दोलायमाना भवत, नौका डोलने लगी, दोलायमान होने लगी, डगमगाने लगी। सर्वे अप अपयस शंका प्राप्तवंता, सभी को डर लगने लगा, मतलब उनको आशंका हो गई और वो कुछ उपाय भी सोचने लगे क्या कर सकते हैं, और उनको थोड़ा वो घबरा भी गए। अब इस पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। के भारतीय संस्कृति प्रतीकानि अमूल्यानि च सन्ति, क्या क्या भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और अमूल्य हैं। तो यहीं पे गद्यांश में बताया है कि विविधा भारतीय धार्मिक ग्रंथा सन्ति, अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, एतानि भारतीय संस्कृति प्रतीकानि अमूल्यानि च। तो यहीं से आपको इसका उत्तर मिलेगा, ढूंढना है आपको। फिर इसमें अगला प्रश्न आता है, एकस्मिन् दिने किम अनुभूतवन्तः, अगले एक दिन हुआ क्या। तो यहीं से उत्तर मिल जाएगा, एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवन्तः। यहां से यहां तक उत्तर हो गया। फिर इसमें ग वाला हो गया, सर्वे का प्रातवंता, यहीं से उत्तर हो गया, सर्वे अपाय संख्या प्रातवंता। तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहां से ढूंढ के दिमाग लगा के कुछ आपको देने हैं। अब प्रश्न संख्या 12 किस प्रकार से आ सकता है। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या होगा, एक श्लोक दिया होगा, उस श्लोक को आपको पढ़ना है और उस पर आपको प्रश्नों के उत्तर जो दिए होंगे वो आपको देने हैं। जैसे यहाँ पे श्लोक दे रखा, कोयम द्वारी, द्वार पे कौन है, हरि, हरि हूँ, प्रहा उपवनम, शाखा मृगशात्र किम, कृष्णो अहम दयिते बिभेमि शुत्राम कृष्णादाम वानरात, राधेयम मधुसूदनो वज्रलताम तामें पुष्पान विंताम। तो मतलब ये श्लोक है, आपको ये श्लोक पढ़ना है और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अत्र प्रश्नकर्ता कौन, यहाँ पे प्रश्नकर्ता कौन है, प्रश्नकर्ता का अस्ति, कौन है, प्रश्न कौन कर रहा है, प्रश्न क्वेश्चन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन है, द्वारी पे हरि है, तो कौन प्रश्न कर रहा है, कृष्ण से जो है प्रश्न, कृष्णो अहम, कौन प्रश्न कर रहा है, राधा, राधा प्रश्न कर रही है, कौन कर रही है, राधा। तो प्रश्नकर्ता कौन है, राधा है। मधुसूदन कुत्र व्रजतु, मधुसूदन कुत्र व्रजतु, यहीं पे दिया है, मधुसूदनो व्रजलता तामे पुष्पन, ये यहीं पे उत्तर मिल जाएंगे आपको, आपको यहीं से ढूंढने हैं। फिर यहाँ पे दे रखा, कीदृशा हरि व पातु, तो यहीं पे या आपको यहीं पे उत्तर आपको मिल जाएंगे, सारे यहीं पे आपको उत्तर मिलने वाले हैं, इसको पढ़ना है आपने। अब प्रश्न संख्या 13 किस तरह का आ सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न आपको कहाँ से आएंगे, ये आपकी संस्कृत प्रबोधिनी के जो पाठ हैं उसमें से ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि इतने प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें से 4 प्रश्न आपको करने हैं। तो इसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, सारे जो प्रश्न हैं उसका वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए और आप सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है, जो भोजनम कुरु पहला पार्ट है ना, भोजनम कुरु, उसमें भोजन में क्या क्या था। तो भोजन में ओदनम था, ओदनम मतलब भात था, दाल थी, सूप था, है ना, और मिठाई भी थी, सब्जी भी थी, साकम। तो ये प्रश्न मैंने इसका उत्तर दिया है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है। फिर है, कीदृशा नरा साक्षात पशु भवति, कैसा नर साक्षात पशु होता है। एक श्लोक दिया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, है ना। तो इस श्लोक में भी जो है पशु समान मनुष्य को बताया गया है। और एक दूसरा श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि साक्षात पशु कौन है, कौन सा नर है। तो श्लोक है आपके जो पुस्तक में दिया हुआ है कि साहित्य संगीत कला विहीन
साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो वहीं से उत्तर हो जाएगा कि जो साहित्य, संगीत और कला विहीन है, मतलब जिसको न संगीत आती है न साहित्य आता है, जो कला भी नहीं आती, वो साक्षात पशु के जैसा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न आता है कि उत्तराखंड प्रदेश किम नामना विख्यात। तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो देवभूमि नामना विख्यात हो जाएगा, है ना। देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, तो यहां हो जाएगा उत्तराखंड किम की जगह देवभूमि, देवभूमि नाम से विख्यात है। अभी ऊपर भी प्रश्न आया था कि एकस्मिन् दिने नाविका किम अनुभूतवन्ता। तो एक दिन नाविक ने क्या अनुभव किया, तो अभी आया था, एक गद्यांश में दिया हुआ था, तो वही उत्तर इसका भी हो जाएगा। फिर है मणिराम कुत्र अपतत। मणिराम कहाँ गिर गया था, तो वो कुंजे में, कुंज में गिर गया था, कुंजे, कुंजे में गिर गया था, मतलब झाड़ियों में, एक झुंड में गिर गया था। अब आता है कि नूतन औषधानि कुता आगतानि संति। नई नई औषधियां कहाँ से लाई गई थी, तो कुता की जगह आप लिख देंगे देहरादून। क्या लिख देंगे, देहरादून। नई औषधियां कहाँ से लाई गई थी, देहरादून से लाई गई थी। तो इन प्रश्नों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये सारे प्रश्न आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 14 किस प्रकार से आ सकता है, तो निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो पदों को लेकर संस्कृत वाक्य बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को देखना है, उनको संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर श्रुत्वा शब्द है, श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द मतलब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनना, तो श्रुत्वा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। तो इसको संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। तो प्रश्नस्य उत्तरम श्रुत्वा गुरु प्रसन्न अभवत, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जैसे दूसरा शब्द आ गया यहाँ पे गणेशाय, तो आप बोल सकते हैं गणेशाय नमः, आपने सुना होगा ये, तो श्री गणेशाय नमः ऐसे लिख दो, बन जाएंगे आपके नंबर। या नमः गणेशाय, नमः शिवाय, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द हो गया नेत्रम, तो नेत्रम से बन सकता है कोई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भिक्षुक नेत्रेण काणा अस्ति, जो भिक्षुक है आंखों से काणा है। तो इस तरह से देशभक्त का भी बना सकते हैं कि किसी का नाम लिख दो और वो देशभक्त अस्ति, वो देशभक्त है। तो इस तरह से आपको बनाना है। वृक्षात पत्राणि पतंती, पतंती मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से आपको सारा आप बना सकते हो केवल, लेकिन यहाँ पर आपको दो ही शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है और दो ही आपको नंबर मिलने हैं। तो दो ही वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। अब आपका जो 15वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपको दो शब्द दे रखे हैं, इनमें दोनों में आपको संधि विच्छेद करनी है और एक एक नंबर के हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें जो पहला शब्द है, मान लो सच्चरितम, सच्चरितम का क्या हो जाएगा, सच्चरितम का क्या हो जाएगा, सत और चरितम दो शब्दों से मिलकर बना है। सत, सत लिखना, इसमें थोड़ा हलंत लगा देना, संस्कृत वाला बन जाएगा ना, सत और चरितम, तो ये सतचरितम हो गया। इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। अब इसी प्रकार से जैसे दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द है अहमिति, अहमिति, तो अहम और इति दो शब्दों से बनकर मिला है, अहम और इति। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अहम और इति कैसे लिखेंगे इसको, अहम, अहम हो गया और प्लस का धन का निशान लगाया इति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं कक्षा 11 हिंदी में। ये मेरा थोड़ा सा अनुमान है, आइडिया है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था और कि कल हमारा हिंदी का पेपर है और थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि किस प्रकार का पेपर आएगा परीक्षा में। तो कल को ये पेपर है और आज हम रात को इस वीडियो को बना रहे हैं, सुबह ये पेपर है, तो जल्दबाजी में मैं थोड़ा इसको डिटेल में नहीं बता पाया, सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। फिर कभी इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बने कक्षा 11 वालों के लिए, क्योंकि कक्षा 11 वालों के लिए ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। तो
इससे उत्तराखंड बोर्ड के कुछ बच्चों को थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।